Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to tell you about one of the tests which is a practical part of Industrial and Organizational Psychology MPCE 034. I have already made videos on Big 5 personality test, life value inventory, and today I'm going to tell you about conflict management styles assessment. It means how you handle conflicts. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंस हम एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम करते हैं, हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में या कुछ लोगों के बीच में होने वाले ऐसे मतभेद जिनको रिजॉल्व करने के कई तरीके होते हैं. तो हर एक इंसान में अपनी एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, एक कैरेक्टर होता है जिसके बेसिस पे वो इंसान उस चीज को रिजॉल्व करता है. लाइक कोई कोलैबोरेशन से करते हैं यानी मिलके कर लेते हैं, कोई compete करते हैं कि भाई मैं जीतूं दूसरा वाला हार जाए, कुछ अवॉइड ही कर देते हैं कि भाई हम कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना ही नहीं चाहते, कुछ ऐसे होते हैं जो एकोमोडेट करते हैं यानी थोड़ा तेरा हो जाए थोड़ा मेरा हो जाए वाली बात, एंड देन कॉम्प्रोमाइज करना यानी किसी की भी ना हो बस सुलह हो जाए जैसे तैसे. तो इस तरह के चीजें होती है. तो इस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल असेसमेंट को अब हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं. इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या बताया है, हमको नीचे इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं. जो स्कोरिंग है वो ये भी बताएगी, टेस्ट के बारे में तो बताएगी, साथ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल किस तरह की होती है उसके बारे में भी डिटेल बताया जाएगा इस टेस्ट में. जैसे कि मैंने बताया बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेस्ट है, तो ये ज़रूर आप सीखें. और जब भी आप टेस्ट करें तो पहले अपने ऊपर करके देखें एंड देन किसी फैमिली मेम्बर या एक्विटेंस या किसी कलीग के साथ करें इसको. और जब भी आप किसी के साथ करेंगे तो सबसे पहले उस इंसान के साथ रैपोर्ट जरूर स्टैब्लिश करें, उसे कम्युनिकेट करें इस बारे में कि आप उसकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे. इंस्ट्रक्शंस पार्टिसिपेंट को अच्छे से देना है आपको कि कैसे टेस्ट को किया जाना है, और स्कोरिंग करनी है आपको एंड देन उसको इंटरप्रेट भी करके बताना है. सो जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इन्होंने बताया है कि आपको रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी. ये स्टूडेंट्स के लिए है, जो ऑफिशियल यूज़ के लिए कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है. ऊपर ज़रूर ये ध्यान रखें जिसके ऊपर भी करते हैं उससे रिपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, उसको ऐसा ना लगे कि उसको जज किया जा रहा है इस तरह से. सो जब आप ये रिपोर्ट बनाएंगे तो टेस्ट की, तो आप इसको टाइप करके बनाएंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको बनाना है और आपको बताना है कि आपने इस डॉक्यूमेंट को जब किया है, मतलब जब टेस्ट हुआ होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और उसकी जो शीट है वो आपको इसमें एनक्लोज करनी होगी इस डॉक्यूमेंट में. और जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा हैंडबुक के हिसाब से, जो प्रैक्टिकल की हैंडबुक है. प्रैक्टिकल की हैंडबुक के बारे में मैं आपको बताऊंगी. Before we go ahead and I tell you about practical handbook, let us understand about the test. जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये टेस्ट खुल जाता है. यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है कि आपको इन 4 पॉइंट्स में एनसर्कल करना है, और 1 2 3 4 पॉइंट दिए हैं. रेयरली यानी बहुत कम होना, बहुत ही कम होने वाली बात, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ऑफन मतलब अक्सर, ऑलवेज मतलब हमेशा. सो आपको यहाँ का नाम लिखना है, डेट लिखनी है, या जो टेस्ट कर रहा होगा उसका नाम, उसका और उस डेट को जिस दिन आप ये टेस्ट कर रहे हैं. इन्होंने ऊपर इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया कि आपको ऑनेस्ट रहना है. और ये जो टेस्ट है ये बेसिकली सर्वे के लिए बनाया गया है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल को समझा जा सके. कोई भी आंसर इसमें राइट या रॉन्ग नहीं होंगे. आप ये नहीं समझेंगे कि अरे मैं तो रेयरली लगा दूंगा तो मेरा आंसर सही माना जाएगा और ऑलवेज लगा दूंगा तो रॉन्ग माना जाएगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो इसमें टोटल आपको 15 क्वेश्चंस है जिसमें आपको समझना है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, ये छोटा वाला मैं ले रही हूँ स्टेटमेंट जिसमें टाइम बचे अपना. आई ट्राई टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स. मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करता हूँ. तो इसमें आपको क्या लगता है, रेयरली आप क्या बहुत कम ऐसा करते हैं, या आप कभी कभी ऐसा करते हैं, या आप अक्सर ऐसा करते हैं, या आप हमेशा ऐसा करते हैं. तो इसमें से आपको जैसे जो भी ठीक लगता है. अगर हमेशा लगता है तो आप इस सेंटेंस के सामने 4 लिख देंगे. आपको बहुत ही कम लगता है ऐसा तो 1 लिखेंगे, कभी कभी लगता है तो 2 लिखेंगे, और अक्सर लगता है तो 3 लिखेंगे. तो इस तरह से हर एक पॉइंट के सामने आप ये नंबरिंग अपनी करते जाएंगे. तो टोटल जो इसमें पॉइंट्स हैं
वो 15 सेंटेंसेस हैं जिसको आपको कवर करना है। जब आप 15 हर एक क्वेश्चन के सामने अपने स्कोर लिख देंगे, तब इन्होंने स्कोरिंग की स्टाइल बताई है कि आपको स्कोर कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपने स्कोर किया है उसका पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपने स्कोरिंग की थी वो, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपने स्कोरिंग की थी वो, उन तीनों के स्कोर्स को आपको ऐड करके कोलैबोरेशन के सामने लिख देना है। ऐसे ही फिर आपको कंपीटिंग में क्वेश्चन नंबर 4, 9 और 12 में जो आपके स्कोर्स आपने डाले हैं उनको ऐड करके लिख देना है। अवॉइडिंग के सामने आपको क्वेश्चन नंबर 6, 10 एंड 15 के जो स्कोर है उनको ऐड करके लिखना है। एकोमोडेटिंग में क्वेश्चन नंबर 3, 11 एंड 14 के जो स्कोर है उनको ऐड करके लिखना है। और कॉम्प्रोमाइजिंग में आपको 2, 8 और 13 क्वेश्चन नंबर के में जो स्कोर थे उनको ऐड करके लिख देना है। जब आप इनको ऐड करके लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो मैक्सिमम पॉइंट है 4 इंटू 3, क्योंकि 3 क्वेश्चन का हो रहा है, तो 12 में से आपके कितने स्कोर आ रहे हैं आपको उस हिसाब से देखना है। तो अगर आपके 12 के हिसाब से, मतलब 12 का हाफ होता है 6, अगर आपके 6 से ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं मतलब आप कोलैबोरेशन में अच्छे हैं, अगर 6 से कम पॉइंट आ रहा है यानी कि आप कोलैबोरेशन में बुरे हैं। इस तरह से आपको अपनी क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं। सो इन्होंने यही बताया है, और ये कोई गलत या अच्छे की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ इन क्वालिटीज को चेक करने की बात हो रही है कि जब आप कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, तो उस हिसाब से कंपनी फिर उसी बंदे को उस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए भेजती है जैसा कि कंपनी का डिजायर होता है। सो दैट इज वाई ये ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। और इसके आगे अगर आप स्क्रॉल डाउन करें, जब आपने पॉइंट निकाल लिए, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपका प्रेफर्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल कौन सा है। वो कैसे पता चलेगा? ये जो 5 क्वालिटीज दिए है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के, इनमें से सबसे ज्यादा आपका जिसमें स्कोर आएगा आपकी वही मैनेजमेंट स्टाइल हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल आई वुड लाइक टू वर्क ऑन इट, और जिसमें सबसे कम स्कोर आया उस पर आप काम करना चाहेंगे कि भाई वो भी मेरी ठीक हो जाए। हाउ कैन आई प्रैक्टिस दिस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल, इसको कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा कि आप अगर इस क्वालिटी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है आप किस तरह से करेंगे। नाउ इन्होंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप पढ़े तो इन्होंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल को जो है वो एक कोई भी इनमें से जो भी स्टाइल दी हुई है हमें 5 की 5, इनमें से कोई भी एक बेटर नहीं बोलेंगे हम, ये सारे इक्वल हैं, सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और अलग अलग सिचुएशन में हमें उसको यूटिलाइज करना होता है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये सिर्फ हमें ये हेल्प करता है टेस्ट कि हमें ये पता चले कि कैसे हम जब एनकाउंटर करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट से तो हमारा किस तरह का गोल होना चाहिए, और हम अवेयर हो जाते हैं अपने रिएक्शन को लेकर कि हम किस तरह का रिएक्शन देते हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, स्पेसिफिक सिचुएशन में किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल सही होगा, ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। अब देखिए इन्होंने है ना एक किसी एनिमल किसी ऑर्गेनिज्म के नाम पे उस पर्टिकुलर चीज को रखा है क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म उस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोलैबोरेटिंग, ये आउल की क्वालिटी मानी गई है कि इसमें कोलैबोरेशन का मतलब होता है उसको दोनों चीजें चाहिए, उसको रिलेशनशिप और गोल दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोलैबोरेशन में। तो जब आप कोलैबोरेट करते हैं यानी आपको गोल भी ध्यान रखना है, आपको रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट में प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही है, साथ में सोल्यूशन तो की तरफ हम तो बढ़ते ही हैं, साथ में हमारा गोल ये भी होता है कि हम दूसरे पर्सन के गोल का भी ध्यान रखें। तो जो आउल है ये इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को इसी तरीके से देखता है और ये कोशिश करता है कि रिलेशनशिप भी उसकी इम्प्रूव कर जाए, टेंशन कम हो जाए दो लोगों के बीच में और दोनों के गोल भी अचीव हो जाए। तो जब भी ऐसा चीज होती है तो ये कोशिश होती है कोलैबोरेशन में कि हम डिस्कस करते हैं, बैठ के आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्फ्लिक्ट में प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आया है, और फिर हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं उस टेंशन को और रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इस तरह के सोल्यूशन ढूंढकर जिससे कि दोनों ही पक्ष सेटिस्फाई हो जाए, दोनों पर्सन सेटिस्फाई हो जाए। नाउ कमिंग टू सेकंड, अवॉइडिंग। टर्टल जो होते हैं, टर्टल अवॉइडिंग कैटेगरी के माने जाते हैं। ये अवॉइड करते हैं कन्फ्रंटेशंस, ना ही उनको गोल से मतलब है ना ही उनको रिलेशनशिप से मतलब है, उनको बस किसी से कोई बहस करनी ही नहीं है, तो वो टर्टल्स होते हैं। ये हमेशा
आसान तरीका ढूंढते हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट से भाग जाए, उसको फेस ना करना पड़े। तो छुपते फिरते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़े में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान नहीं देते और वो सोचते हैं यार बच्चों क्या फालतू की चीज़ है, इस तरह का भी लोग सोचते हैं। वो अपनी एनर्जी कहीं और लगाना चाहते हैं। और ये इसमें एक तरह का ये वो है जहाँ पे ये ऐसे लोग जो अवॉइड करते हैं वो गिविंग अप टाइप के होते हैं, रिलेशनशिप को भी छोड़ देते हैं, गोल को भी छोड़ देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ एसोसिएट करना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट है शार्क, जो कंपीटिंग कैटेगरी की होती है। शार्क का मेन एरिया होता है गोल को अचीव करना, रिलेशनशिप की ऐसी की तैसी। रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं होता शार्क के लिए, उसका सिर्फ एक ही ध्यान होता है कि वो किसी भी तरीके से, चाहे फोर्स करके चाहे जैसे भी, उसको अपना गोल अचीव करना ही है। ये अपने गोल को अचीव करने के लिए रिलेशनशिप को छोड़ सकती है। तो शार्क्स जो हैं ये टिपिकल होती हैं इस चीज के लिए, और वो ये उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता कि अगर उनको गोल अचीव करने के लिए कोई उनको डिसलाइक भी करता है तो इट इज ओके फॉर देम, बट दे वांट टू हैव देयर गोल्स। तो वो शार्प कैटेगरी के होते हैं, और ये अपोनेंट को फोर्स करती हैं कि वो भाग जाए, कॉन्फ्लिक्ट से हट जाए, अपने आप ही हट जाए। तो वो उसको ओवर पावर करने की कोशिश करती है, और सामने वाले को मजबूर कर देती है कि जो इसने सोल्यूशन निकाला उसको वो एक्सेप्ट करे सामने वाला। नाउ कमिंग टू टेडी बियर, दैट इज अकोमोडेटिंग। टेडी बियर वो इस तरह की वैल्यूज रखते हैं कि टिपिकली ये रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू गोल्स। इनके लिए रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और इनको अगर आप प्रेशराइज करें कि भाई चूज करो रिलेशनशिप या गोल, तो वो रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ये अपने गोल को सेक्रीफाइस कर देते हैं, और ये हमेशा ये चाहते हैं कि इनको सारी दुनिया लाइक करे, सब लोग लाइक करें। तो ये वो लाइकनेस को पाने के लिए अपने गोल्स भी छोड़ देते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इनको ये लगता है कि किसी भी वजह से रिलेशनशिप डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो टेडी बियर्स जो होते हैं ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को स्मूथली टैकल करना चाहते हैं और रिलेशनशिप को डैमेज करने से बचाना चाहते हैं। नाउ लास्ट जो है वो है कॉम्प्रोमाइजिंग, जो फॉक्स होती है। जो फॉक्स होती हैं ये मॉडरेटली कंसर्न्ड होती हैं दोनों चीजों को लेकर, गोल्स को भी और रिलेशनशिप को भी दूसरों के साथ। तो ये सोचती हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर ले, ना तो ये अपना गोल गिव अप करना चाहती हैं, तो ये थोड़ा सा पार्ट अपने गोल का गिव अप कर देती हैं, और दूसरे पर्सन को भी बोलती हैं कि तुम भी अपने तरफ से थोड़ा सा गोल को गिव अप कर दो। सो दोनों थोड़ा थोड़ा अपना गोल को गिव अप करते हैं और थोड़ा थोड़ा गोल अचीव कर लेते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के सोल्यूशन की तरफ इस तरह से बढ़ती है कि बोथ साइड शुड हैव गेन्स। सो एक मिडिल रास्ता दोनों निकाल लेते हैं, तो दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन से हटके एक बीच का रास्ता ले लेते हैं, और ये ज़्यादा विलिंग होती हैं कि थोड़ा सा पार्ट ये सेक्रीफाइस कर लेंगी, लेकिन एक कॉमन गुड जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है उसमें ये उसको अचीव करती है। तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्रोमाइजिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरह के हैं। तो बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन आप एक बारी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर समझ लें, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप फॉक्स हैं जो आप अपना आधा गोल छोड़ देते हैं, दूसरे का भी आधा गोल छुड़वा देते हैं, एक कॉमन रास्ते को अपनाते हैं, या आप टेडी बेयर हैं जो रिलेशनशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, गोल को छोड़ देते हैं, या आप शार्क हैं जो गोल को अपनाते हैं और रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं, या आप टर्टल हैं जो बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, कुछ भी उन्हें लेना देना नहीं है, बस उनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए किसी भी हालत में, और या फिर आप आउल हैं जो गोल भी लेना चाहते हैं और रिलेशनशिप भी रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स, जिनके बारे में हमने बात की थी, एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट को आप किस तरह से हैंडल करते हैं। इस टेस्ट का नाम है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स असेसमेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको आपकी फाइल में कैसे लिखना है इस चीज को। तो उसके लिए हमें थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना होगा, स्क्रॉल अप करना होगा, और ये जो सबसे जैसे ही डॉक्यूमेंट जब आपका शुरू होता है उसमें जो पहला लिंक आपको दिया है, ये यहाँ से आप अपने हैंडबुक पे पहुंच सकते हैं प्रैक्टिकल की। आप स्क्रॉल डाउन अगर करेंगे
तो यहाँ थोड़ा नीचे जाके आप देखेंगे, यहाँ पे देखें MPCE 142434 लिखा है, इसको क्लिक कर दीजिए। ये कॉमन प्रैक्टिकल की हैंडबुक है जो तीनों के लिए सेम है। इसको जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें एक आपको फॉर्मेट मिलेगा जिसको आपको फॉलो करना है। उस फॉर्मेट के हिसाब से आप इस टेस्ट को लिखेंगे। आपको कैसे प्रेजेंटेशन करना है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो आपने टेस्ट कर लिया, आप टेस्ट समझ गए, टेस्ट के बारे में आप बहुत कुछ जान गए। अब हम बात करेंगे कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। आपको प्रेजेंटेशन भी तो मैटर करती है, उसी के तो मार्क्स है। टेस्ट तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। सो लेट अस डू दिस थिंग ऑल्सो कि हमें कैसे करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.0 पे फॉर्मेट फॉर प्रैक्टिकम है। तो टाइटल में आप इस टेस्ट का नाम लिखेंगे जो था कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स असेसमेंट। देन एम क्या है, टू असेस द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ द सब्जेक्ट, इस तरह से लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में देखिए, उस जो पहले हमने प्रीवियस डाटा देखा था उसमें बहुत चीज़ें बताई हैं, तो आप उसके बारे में, उस टेस्ट के बारे में लिख सकते हैं कि देयर आर 15 क्वेश्चंस विच वी हैव टू आंसर इन दैट मैनर एंड ये सब करके। एंड देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, टेस्ट के बारे में कितने क्वेश्चंस है, उसमें क्या किन डायमेंशंस के बारे में टेस्ट हो रहा है, टाइम लिमिट क्या है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्कोरिंग, ये सब आप इसके बारे में लिख सकते हैं टेस्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में। और इंट्रोडक्शन में आप क्या डालेंगे, आप कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन डाल सकते हैं, टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझा सकते हैं क्योंकि मेन टॉपिक तो यही था। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको क्वेश्चनर चाहिए, पेंसिल, यहीं से आप पढ़ सकते हैं, जो आपने यूज किया है वो आप डाल देना। फिर पार्टिसिपेंट प्रोफाइल, मतलब जिसके ऊपर आपने टेस्ट किया है, किससे करवाया था, उसका नाम, एज, जेंडर, ये सब लिखना होगा। देन प्रोसीजर है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रिपरेशन आपने क्या की, रिपोर्ट बनाया, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो एक बार आपको समझ आ जाएगा क्या लिखना है। रिपोर्ट के बारे में इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस, ये सब लिख देंगे। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट यानी कि टेस्ट देने के बाद आपका जो सब्जेक्ट था उसको कैसा फील हो रहा है, आपको ये लिखना है। एंड देन स्कोरिंग करना है और इंटरप्रेट भी करना है स्कोर्स के बारे में कि कैसा हुआ। एंड देन उसके बाद आप डिस्कस करेंगे रिजल्ट के बारे में कि आपको क्या लगता है आपके जो सब्जेक्ट है उसका कैसा रहा रिजल्ट, और आपको क्या लगता है कि उसको किस पे काम करना चाहिए, ये सब। एंड देन कंक्लूजन निकाल देना कि क्या उसकी बेस्ट क्वालिटी है और क्या पुअर क्वालिटी है, इन सब में से सबसे कम क्या है और कैसे वो काम करेगा। एंड रेफरेंसेस में फिर आप जहाँ से आपने डाटा उठाया, अपना स्टडी मटेरियल एंड ऑल, ये सब आप लिख सकते हैं। तो friends, this was all about today's video where I taught you about conflict management styles assessment and how to present it in your practical. I hope ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ subscribe my channel, share this video to maximum of the students so that everybody get help out of it. और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं जो अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो भी सब्सक्राइब करें और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं so that सबको फ़ायदा हो और सब पहचानें, सब सीखें, सब जानें और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबके लिए क्रिएट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।